हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक। आपका स्वागत है इसका लेक्चर नंबर 2 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। चलो लेट्स कंटिन्यू करते हैं हम अपनी इसी सीरीज को। इस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि हम इससे जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बोले तो कितने नंबर का, ठीक है, बोले तो कितने नंबर का आपका है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आपके 3 नंबर का और केस बेस आपका 4 नंबर। केस बेस्ड इस चैप्टर में हम कोशिश करेंगे 1 से 2 पढ़ें, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन बनने का। तो प्लीज फोकस कीजिएगा। अब हम शॉर्ट आंसर पे जा रहे हैं और केस बेस्ड पे जा रहे हैं, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू दिस सीरीज। क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ 2025। बिल्कुल आराम से, चाहे तो आप पॉज करके इसको पढ़िए, नहीं तो कंटिन्यू करते हैं। किसका है आपको दिख रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है ये। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कह रहा है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एबीसीडी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इसका गिवन है। तो मैंने आपको एक चीज सिखाई है, प्लीज ऑलवेज मार्क देम। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको मार्क कर लो। इज सराउंडेड बाय अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.25। उसके चारों तरफ एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, यानी पानी है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.25 एज शोन इन द फिगर। द रे A ray of light is incident on the face AB at an angle I such that it is refracted out grazing the face AD। और ये कैसे? जो रिफ्लेक्टेड आउट ग्रेजिंग द सरफेस एडी, जब ये बाहर निकला तो ये सरफेस से कैसे आया होगा? वैसे बेसिकली कुछ ऐसे आया, यहां पे आके ये सीधे नीचे को चले गया। तो आप चाहे तो इस टाइप से एक ट्राइंगल भी बना सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा ये 90 डिग्री बना रहा है। हमें आई फाइंड आउट करना है। हो सके तो हम क्या करते हैं इसका, हम पढ़ लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 21, जिसको हम हिंदी में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आरेख में दर्शाए अनुसार कांच का कोई आयताकार स्लैब एबीसीडी अपर्तनांक 1.5 किसी पारदर्शी दर्ज जिसका अपर्तनांक 1.25 से घिरा है, इसे फलक एबी पर कोई प्रकाश किरण आई इस प्रकार आपतन करती है कि यह फलक एडी को स्पर्श करते हुए अपवर्तित होती है। कोण आई ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, दबा के कर चुके हैं। बेसिकली हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं, बट मैंने आपको 2 अप्रोच बताई हैं। सोल्यूशन आपके पास मिल जाएगा, एक सोल्यूशन आपके पास है, नहीं तो आप चलिए मेरे साथ, हम इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स बिगिन द शो। चलिए, तो देखो तरीका आपके पास बहुत सारे हैं, ओके। आपके पास तरीके बहुत सारे हैं, बस आपको क्या करना है, अपना चूज करना है कि अपना तरीका कौन सा होगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास, इसको यहाँ पे रख लेते हैं दोबारा से और इसको यहाँ से रब कर लेते हैं, ठीक। टेंशन लेने की बात नहीं है, आ जाइए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत तो सह लेना बेटा, क्या करें, टाना नाना नाना कर रहा हूँ बस, ठीक है। थोड़ा इमेज के चक्कर में, नहीं तो इमेज बना लेते तो ज्यादा अच्छा था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए, ठीक। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे पास, हमारे पास 2 तरीके होते हैं बेटा, 1 और 2 मान लो। दोनों पॉइंट पे हम क्या कर लेंगे, स्नेल लॉ लगा सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास एक डायरेक्ट तरीका ये भी है कि हम ये भी बोल सकते हैं 1/sin c या sin आई सी इज इक्वल टू हमारे पास n होता है। अब चाहे किसी भी तरीके से करो, या आप क्या करो, डायरेक्टली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात करता है तो साइन आई सी हमें इंसिडेंट रेडिएशन पता चल जाएगा, या मैं क्या करूंगा 1 और 2 दोनों पे क्या करूंगा, स्नेल लॉ लगा दूंगा। तो मैंने 1 पे मान के चला, तो 1 पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये है 1, तो मैं बोल देता हूं एट 1 की बात करता हूं। तो 1 पे मैंने लगाया n इंटू n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू मेरे पास प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, n2 इंटू साइन आर। मेरे को एक चीज बताओ, 1 तो इसको पता नहीं है, जहां से इंसिडेंट हो रहा है हमें पता है, यहाँ तो कोई मीडियम नहीं है, तो इसको तो हम एन को 1 ही लेंगे। तो हम लिख सकते हैं साइन आई जो इंसिडेंट हो रहा है, जो मीडियम 2 है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बेटा कितना है, 2.41, नहीं कितना है 1.5, जिसको बोलते हैं हम 1.5, जिसको मैं 3/2 भी बोल सकता हूं, इंटू साइन आर। यहां से हमें रिफ्लेक्टेड तो पता नहीं है, लो भाई, रिफ्लेक्टेड साइन आर मुझे यहां से पता ही नहीं है, ठीक, चलो मान लिया। अब क्या करूं, फिर ये यहां पे आया, यहां पे जब इंसिडेंट किया, अब मैं बात करूंगा 2 सेकंड बनाऊंगा, ठीक है। अब ये सरफेस पे आया ऐसे,
यहां से ये सीधा निकल गया 90 डिग्री बनाते हुए, तो यहाँ पे मेरा जो रिफ्लेक्टेड होगा ये 90 डिग्री बनाएगा, ये मेरे को पता है शानदार तरीके से, ये मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। तो इंसिडेंट को यहाँ पे मैं क्या ले लूं, लेट अस से इसको I2 ले लो, सेकेंड इंसिडेंट है। तो मैं टू की बात करूं बेटा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, N1, यहाँ पे मैं ले लेता हूं इसको N3 इंटू साइन I2 इज इक्वल टू, यहां से जो रिफ्रैक्ट हुआ मीडियम N4 हो गया, रिफ्रैक्ट कितना हुआ साइन 90 हो जाएगा, क्योंकि क्या हुआ आपके पास डायरेक्ट डायरेक्ट क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये डायरेक्ट से मेरे पास क्या हो गया कि ये पूरा का पूरा कंप्लीटली ग्रेस कर गया, 90 डिग्री बना गया। एक तरीका ये, या एक तरीका 1/sin c इक्वल टू n से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वो तरीका है आपके पास, वो आपको पता है, डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालना बहुत ईजी है। मैं एक जनरल कंसेप्ट बता रहा हूँ क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो N3 मीडियम कितना है, इसका मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ तो 3/2 है, चलो बढ़िया, इनटू I2 हमें पता नहीं है कितने पे इंसिडेंट किया, यहाँ इस सरफेस पे। हमें N4 पता है, बिल्कुल पता है, जो वाटर है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मेरे प्यारे बच्चों कितना है, 1.25 है, बहुत शानदार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.25, ठीक है, इनटू साइन 90 की वैल्यू 1। यहां तक कोई भी दिक्कत है, मैं आपको एक जनरल तरीका बता रहा हूं, मैं फॉर्मूले से करा सकता हूं, लेकिन कभी समझ में ना आए तो बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं मैं, ठीक है, टेंशन नॉट। ओके, चलिए यहीं से आगे आगे सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, यहां से मैं साइन I2 निकाल सकता हूँ, लेट अस से साइन I2 बराबर कितना हो जाएगा, 1.25, ये 1.5 था, चलो इसको मैं उससे 1.5 ही लिख देता हूँ, लो, इंटू 1, तो यहां से मेरे पास साइन I2 बराबर कितना निकल गया, इसको लिख सकता हूं मैं 5/6। इससे क्या फायदा हुआ, चलो अब मैं एक तरीका बताता हूं, अब मेरे को ना जानना क्या है, मेरे को जानने का है जो इंसिडेंट रे I1 है, तो मेरे को I1 के साथ इसका रिलेशन R तो पता ही नहीं चला, और यहाँ पे ना तो मेरे को R पता है ना मेरे को I पता है, दोनों से एक भी पता होता और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता तो हम पता कर लेते, तो यहाँ पे पता करना मुश्किल है, मेरी बात को समझना। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसलिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या करने वाला हूं, एक वो बनाने वाला हूं, क्या, इस टाइप से, ठीक है, ये अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे ये है I2, है मेरे पास ये I2, ठीक है, चलो I2 है, तो मेरे को पता है साइन I2 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बेसिकली 5 ये 6 ये, तो ये नीचे वाला कितना हो जाएगा, √11। बहुत बढ़िया सर, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं साइन I2 की जगह कॉस I2 भी लिख दूंगा तो मेरे को ऊपर वाला एंगल पता चल जाने का है, लेकिन मैं फिर भी आपको इन जनरल बताऊंगा कि ये वाला एंगल मेरे को निकालना है, जिसको मैंने बोल दिया R1, या R ही था वो, ठीक है, ये R था, ठीक है। तो यहां से मैं साइन R कितना लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन R आप बोलोगे सर कितना, यहां से देखोगे तो √11/6, बताओ कोई दिक्कत परेशानी यहां तक, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, ये मेरे को पता चल गया, मेरे को क्या पता चल गया, यहाँ से R पता चल गया, R पता चल गया बोले तो क्या पता चल गया मेरे को प्यारे बच्चों, मेरे को ये पता चल गया, देखो ये, मेरे को ये पता चल गया, ऊपर R पता चल गया इंसिडेंट कितने पे हुआ है ना, मेरे को ये पता चल गया कि ये इंसिडेंट कितने पे हुआ, ओके ओके, ये इंसिडेंट कितने पे हुआ मेरे को पता चल गया, चलो इसकी जगह से यहाँ पे से रिफ्लेक्ट कितना हुआ, ये आ गया मेरे पास साइन R की वैल्यू आई, अब मैं इसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 11/√11/6। चलो अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये, अब तो ये निकाल सकते हैं भाई, अब मेरे को, अब मैं इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से साइन I निकाल सकता हूं, तो मैं लिखूंगा साइन I बराबर, मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है मेरे प्यारे बच्चों, मीडियम का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है जो स्लैब है इसका 1.5 था, इनटू साइन R, तो साइन R की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, √11/6, वाह, तो आप सॉल्व कर दो बेटा, यहां से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, साइन I बराबर, इसको मैं लिख दूंगा, आ जाएगा 11/4, तो यानी I बराबर मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 11√11/4। अच्छा तरीका था, बिल्कुल अच्छा था। अब मैं आपको इजी ट्रिक बताता हूं, मैं डायरेक्ट इजी ट्रिक भी बता सकता हूं आपको, ठीक है। साइन IC बराबर 1/n, ये मैंने आपको बता चुका हूं, साइन 1/sin c इक्वल टू n लिख दो, तो सीधे सीधे इससे हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की तुलना करके 5/6 मेरे को साइन IC पता चल गया था, है ना। इंसिडेंट और क्रिटिकल एंगल, यहाँ पे इंसिडेंट कितने पे हुआ था,
ठीक, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट कितने पे हुआ था। चलो ये मेरे को पता चल गया। अब फिर इसके बाद क्या करने का, देखो आईसी मेरे को पता चल गया सिंपल फॉर्मूले से। फिर उसके बाद मेरे को जैसे ही आईसी पता चला तो मैंने उसके इस्तेमाल से ये भी निकाल सकता हूं, ये जब 90 रहेगा तो मेरा ये सीधे सीधे निकल जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूं आईसी प्लस आर इज इक्वल टू 90। आईसी प्लस आर कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, क्योंकि ये 90, तो ये और ये भी मिलके 90 बनाएगा। ये दोनों मिलके अगर 90 बनाएंगे तो साइन आर बराबर 1 - cos² कैसे निकाला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 से। तो ये सीधे सीधे √11/6 भी निकल सकता है। ये बेसिक है, छोटे तरीके से जिसको करना करो, दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए। बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन था हमारे पास, ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय अ कैसेजेरियन टेलीस्कोप। कैसेजेरियन टेलीस्कोप कैसा होता है, वो जिससे हम बाहर का सूरज वगैरह चांद वगैरह देखते हैं। ठीक है, Why these type of telescope are preferred over refractive type telescope? ऐसे रिफ्रैक्टिव टाइप टेलीस्कोप की जगह क्यों यूज किए जाते हैं? इसमें रिफ्रैक्शन होता है क्या? इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता, इसमें रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्या है, कैसेगेरियन दूरदर्शक द्वारा प्रतिबिंब हेतु आरेख बनाई है। इस प्रकार के दूरदर्शक को अपवर्ती दूरदर्शक की तुलना में प्राथमिकता क्यों दी जाए, कारण देते हुए पुष्टि करो। सबसे पहला हमारा काम है कि इसका रे डायग्राम बनाओ। कैसेजेरियन का एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, बहुत आराम से मिलेगा। नहीं मिलेगा तो यहाँ पे देखिए आराम से हम बनाएंगे कैसेगेरियन। सिंपल सा बना दिया मैंने। आप बोलोगे सर वाह, इसको मिटा देता हूँ। कैसेगेरियन में क्या होता है, देखो बना हुआ आता तो वो भी सही था, नहीं आया तो मैं आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, तो ये बनेगा मेरा कैसेगेरियन टाइप टेलीस्कोप। सर ये क्या बना रहे हो, वो देखा होगा ना वैसे आपने बच्चों, क्या बोलते हैं उस पे लगा होता है, लोग क्या करते हैं ऐसे जमीन पे लगा के आसमान की तरफ देखते रहते हैं। देखा होगा, नहीं देखा होगा तो भी अच्छी बात है, देखा होगा तो भी अच्छी बात है। ठीक, ऐसा कुछ दिखता है वो। ठीक, क्या होता है सर जी इसमें, क्या होता है इसमें, हम दिखाते हैं आपको क्या होता है इसमें। ठीक है, इसका जादू दिखाते हैं। ओके, थोड़ा सा बनाने दो। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो ये होता है, ये वाला हिस्सा, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों प्राइमरी लेंस। ये वाला हिस्सा है मेरे पास प्राइमरी लेंस। प्राइमरी मैंने क्यों बोला इसको, कोई बता सकता है प्राइमरी लेंस क्यों बोला गया? ये है प्राथमिक लेंस। क्यों? क्योंकि पहले जो रे ऑफ लाइट आती है वो इस पे टकराती है, ऐसे आती है रे ऑफ लाइट, ये आई और इस पे आती है सीधे। ठीक है, तो मैं एक एक चीज बना के दिखा रहा हूँ जिससे याद भी रहे। ये आके सीधे सीधे इस पे टकराई, चलो बढ़िया। ठीक, अब इसके बाद यहां से ये रिफ्लेक्ट होगी। अब ये रिफ्लेक्ट होकर इसको कोई ना कोई सही सरफेस चाहिए, ये रिफ्लेक्ट होकर बाहर भी निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है। तो चलो रिफ्लेक्ट हम, जैसे ये रिफ्लेक्ट होगी तो हम उसी पोजीशन पे क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक इसके लिए वो बना देंगे, क्या, एक और लेंस बना देंगे। ठीक, तो यहाँ पे एक लेंस बना दो। चलो हमने क्या किया, यहाँ पे एक लेंस बना दिया। ठीक है, यहाँ पे एक लेंस बना देते हैं, तो यहाँ पे चल तू लेंस से रिफ्लेक्ट हो। ठीक, ओके, चलेगा, चलेगा, दौड़ेगा। ठीक, ओके। तो थोड़ा सा ना इसको ऐसे करो, क्योंकि ऐसे बना दूंगा मैं तो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे से हमारे पास रिफ्लेक्शन को दिखाने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो मैं इसको ऐसे बना देगा, ये और ये। ठीक, ये रहा। अब मैं क्या करूंगा, एक आईना दिखा दूंगा इसको। चलिए, एक लेंस यहाँ पे बना दूंगा। अब इस लेंस से क्या होगा, अब इस लेंस को भी मेरे को कुछ नाम दे, तो ये इसमें दोबारा हुआ तो इसको मैंने नाम दे दिया बेटा सेकेंडरी लेंस। कैसा नाम, सेकेंडरी लेंस। ठीक, चलो इसको सेकेंडरी लेंस नाम दे दिया मैंने, बहुत शानदार। अब यहां से क्या होगा, यहां से फिर रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होगी, फिर यहां से रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होगी और कुछ बाहर निकल जाएंगे से इस टाइप से। कैसे गेरियन टेलीस्कोप से हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। इमेज सीधे हमारी आंख पे तो बनेगी नहीं, तो सर आपने कहा कि सर एक और लेंस लगा दो मशीन में, मजा नहीं आ रहा, तो आपकी बात मानते हुए मैंने एक और लेंस लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बन गया एक और लेंस। अब इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको जो आंख के सामने होता है, तो यहाँ पे लेटर से एक आंख भी बना देते हैं आपके लिए, आपकी खातिर एक आंख भी बना देते हैं। ठीक है, एक आंख बना देते हैं। आंख कैसे बनाते थे, ऐसा ऐसा किया, ऐसा ही तो बनाते थे क्लास 10th में, ऐसा ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा ऐसा, फिर ऐसा ऐसा ऐसा, है ना। तो इसको हम क्या बोल देंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोल देंगे आईपीस लेंस।
इसको कह दिया मैंने आईपीस लेंस। चलो शानदार, और क्या बचा, और क्या बचा? अब मेरे पास जो ये बचा इसको मैं कह दूंगा सेकेंडरी मिरर। ये तो मैंने कह दिया। इससे वैसे बेटा देखते क्या है, चलो मान के चलो इससे हम कुछ ये देख लेते हैं, पृथ्वी देख लेते हैं, बाहर की चीजें देखते हैं ना, कुछ अंदर की छोटी चीजें तो देखते नहीं है। तो इस टाइप से इसमें जुपिटर को देख रहे हैं। तो ये हमारा कैसे गिरिए टेलीस्कोप का पूरा फॉर्मेशन होता है। जब एग्जाम में आएगा सेम यही बनाना है। ठीक है, ये मेरा है क्या, प्राइमरी लेंस। ये मैंने प्राइमरी लेंस बना दिया, नीचे वाला भी ऊपर वाला। ठीक, चलो अब हम बात कर लेते हैं इसका यूज क्यों किया जाता है। इसका रीजन ये है, इन अ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इमेज बिकम ब्राइटर दे इन एन रिफ्रैक्टिंग टाइप। रिफ्रैक्टिंग टाइप में क्या होता है, थोड़ा सा रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, या मीडियम चेंज होने की वजह से इतनी ब्राइटर इमेज नहीं दिखती जितनी हमें किसमें दिखती है, रिफ्लेक्टिंग टाइप में, जिसमें रिफ्लेक्शन होता है, कंप्लीट विजिबिलिटी होती है। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप डज नॉट हैव द डिफेक्ट ऑफ क्रोमैटिक एब्रिवेशन। इसका डायरेक्ट एमसीक्यू भी पूछते हैं कि क्रोमैटिक एब्रिवेशन को दूर करने के लिए, इसका इलाज करने के लिए कौन से टाइप का मेरा वो क्या बोलते हैं उससे हम इसका इस्तेमाल करते हैं टेलीस्कोप का। तो आपका सीधा आप होगा कैसेगेरियन टाइप टेलीस्कोप, है ना। ठीक है, जो ये क्या करता है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में इस टाइप का डिफेक्ट होता है। क्रोमैटिक एब्रिवेशन का मतलब ये होता है कि वो क्या करता है, जो रेज है उनको तोड़ देगा टुकड़ों में, जैसे हमारा प्रिज्म काम करता है ना। तो वो लाल पीला कर सकता है। द डिफेक्ट ऑफ स्पेरिकल abbreviation of the image can also remove spherical abbreviation of the image can also removed by use of a parabolic mirror in the reflecting telescope। और जो स्पेरिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीनों के तीनों, इनको प्लीज करके याद रखिएगा। स्पेरिकल एब्रिवेशन, ठीक है, तो क्रोमेटिक एब्रिवेशन, स्पेरिकल एब्रिवेशन, और इमेज ब्राइट दिखती है, तो तीनों याद रखिएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 सैंपल क्वेश्चन पेपर फिर से हमारे पास देखो दबा के पूछे, किसके क्वेश्चन पूछे हैं दबा के, अपना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल, यानी सबसे ज्यादा इसी से बनता है, इसलिए मैं सारे करा रहा हूँ। अ रे ऑफ लाइट एंटिंग इन अ राइट एंगल प्रिज्म अंडरगोस द रिफ्लेक्शन ऑफ अ फेस ए बी एसी शोन इन फिगर। यहाँ पे गया और इस टाइप से निकल गया, इसको इंपॉर्टेंट देखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ओके। ये इंसिडेंट कैसा हो रहा है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है। अगर जो चीज नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो वो नॉर्मली अंदर घुसती है, उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है। साइन आई इज इक्वल टू साइन आर की होती है, या आई इज इक्वल टू आर लिख लेते हैं इस केस में। व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इन फिगर 1। फिगर 1 में जो मटेरियल है इसका क्या है तुम्हारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो साइन आई बाई आर, ये तो कर ही लोगे वैसे बेटा। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट। फिर इसके क्वेश्चन नंबर 2 में जो बोल रहा है, इफ द साइड ऑफ एसी ऑफ द अबव प्रिज्म इज नाउ सराउंडेड बाय अ लिक्विड। ठीक है, एक एक पार्ट को अलग अलग करके कर लेंगे कोशिश। ठीक है, इसका हिंदी देख ले, इसका हिंदी देख लो, किसी को देखना है तो। समकोण प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण फलक एसी पर अपवर्तित होती है, जैसा कि आकृति 1 में दिखाया गया। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालो। तो यहीं पे निकाल लेते हैं बेटा, क्या दिक्कत है बताओ। बस सवाल यही है बेटा कि हमको यहाँ यहीं पे सीधे स्नेल लॉ लगाएंगे, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। लगा दिया। आई तो आपको पता चल गया, बिल्कुल 90 डिग्री पे गिर रहा है। आर 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 यहाँ पे की बात कर रहा है, इंसिडेंट कितने पे कर रहा है। यहाँ पे तो साइन आई और साइन आर आपका बराबर है। दिक्कत तो यहाँ पे 0 0 हो गया। नॉर्मल के साथ क्या कर दिया इसने, नॉर्मली जब गिर रहा है तो नॉर्मल के साथ आप एंगल को मेजर करते हैं, जब है ही नहीं तो ये 0 0 है, इसकी तो कहानी खत्म है। हम क्या करेंगे, साइन आर जो इंसिडेंट होगा यहाँ पे और जो रिफ्लेक्ट होगा वो आर इज इक्वल टू 90 डिग्री पे, उससे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से उससे कोशिश करेंगे क्या, सीधे सीधे मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालने का। फिर पार्ट 2 में पूछता है, इफ द साइड एसी ऑफ द अबव प्रिज्म, अब जो साइड है उसको क्या कर दिया, जैसे इमेज में देखो लिक्विड डाल दिया। अब उसके बाद पूछ रहा है जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डिटरमाइन इफ द लाइट रे कंटिन्यू टू क्रेज अलोंग द इंटरफेस एसी एंड अंडरगोस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और अंडरगोस रिफ्लेक्शन इनटू द लिक्विड। मतलब सवाल 3 तरीके से पूछ रहा है, अगर मैं लिक्विड रखता हूं किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, क्या ये जो लाइट है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी, वापस अंदर ही रह जाएगी, या बाहर पानी में जाएगी। ठीक, तो फिर उसके बाद ड्रॉ द रे डायग्राम। फिर उसके बाद हमें रे डायग्राम भी निकालना है, और एक हिंट दे रखा है कि साइन √2/√3 को आप क्या लो, 54.6 डिग्री लो। ऐसे क्वेश्चन बेटा मैं बहुत करा चुका हूं, तो हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा आराम से। टुडुम टुडुम टुडुम।
मैं करा चुका हूं, मैं चाहूं तो फिर से करा दूं, लेकिन कोई बात नहीं, इस बार थोड़ा सा हल्का हाथ रखेंगे इसमें, ठीक है। चलिए, तो इससे बोला सिंस द लाइट रेज, सीधी सी बात है, मेरे को पहले इसमें देखो, पहले मेरे को इस ट्राइंगल को बनाना है आपके लिए, ठीक। यहां से नॉर्थ, अरे उल्टा बना दिया, उल्टा बना दिया मेरे बारह बच्चों मैंने, है ना। हाँ, सीधा इधर से है, सीधा इधर से है, इधर से है, और ये इधर से है। तो मेरे को एक चीज बनाओ, जो 90 पे यहां से आया होगा, तो यहां से गया नॉर्मली आया ये, ठीक है। क्या हमें प्रिज्म एंगल दिया है? क्या हमें प्रिज्म एंगल दिया है? देखो, राइट एंगल बोला है, यानी ये 90, ये 45, तो इसने भी 45 ही हो जाना है, बताओ, मैंने पढ़ा नहीं बेटा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास 45 है, और ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये मैं क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि अगर कोई 90 पे आ रहा है, ऊपर 45 बन रहा है, तो इंसिडेंट कितने पे करेगा, ये भी 45 पे ही गिरेगा। बताओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से, अभी इस फॉर्मूले से कर लेते हैं और सारे क्वेश्चन कर दिए, साइन सी इज इक्वल टू 1/n, तो साइन सी कितना है, 45। तो सीधी बात है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/n, तो n की वैल्यू हमारे पास √2 आ जाएगी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब इज √2। अब इतना तो समझने की कोशिश करो बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो इंसिडेंट हुआ सान 45 पे, अब मैं रखूंगा पानी। अब मैंने क्या रख दिया, पानी। तरीके दो हैं, या तो 1-2 मान लो वहां पे, जब आपको इंसिडेंट पता है, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको इंसिडेंट पता है, अगर बाहर का मीडियम का पता है, तो आपको अब रिफ्लेक्शन एंगल निकालना है। तरीके दो है, तो अगर मैं एन निकालना चाहूं, तो एन बराबर Ng/NL इज इक्वल टू √2 इसके मीडियम का, बाहर के पानी का, तो आपका जो साइन सी यहां से निकालोगे कितना आ जाएगा, √2/√3। आप बोलोगे सर थोड़ा सा समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा सा और इजी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से गिरा कितने पे, अगर मैं चाहूं तो लिखूं N1, N1 कितना है, यहीं पे लगाता हूँ। N1 है मेरे पास प्यारे बच्चों 2 × sin 45, कितना, sin 45, गिरा है 45 पे, बाहर जा रहा है, बाहर जाएगा नहीं जाएगा यही पता लगाना है। यही पता लगाने के लिए पहले तुम क्रिटिकल एंगल निकाल लो। क्रिटिकल एंगल के लिए रिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, R2 बराबर कितना होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, जो R2 नहीं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपके पास, वो कितना होना चाहिए, ओ सॉरी, यहाँ पे जो बाहर का है, कुछ है वाटर का ना, वाटर का कितना है, वाटर का 2/√3, कितना है वाटर का, 2/√3, शानदार। और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो आपको फाइंड आउट करना है, तो इससे पहले आप साइन सी निकाल लो, ठीक। तो साइन सी जब यहां से निकालोगे, तो साइन सी आपके पास कितना आ जाएगा, साइन सी आ जाएगा √2/3। ये लगभग लगभग क्वेश्चन में दिया था 54.6 डिग्री, मतलब अगर वो प्रिज्म के बाहर पानी रख दिया, तो क्रिटिकल एंगल आपका बन जाएगा 54.6 डिग्री पे, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, जब 54.6 डिग्री पे है, और जो इंसिडेंट कर रहा है 45 पे, जो क्रिटिकल एंगल से कम है, क्रिटिकल एंगल से कम है, तो क्या होगा, ना तो वो ग्रेस करेगा, ना तो वो बाहर निकलेगा, तो इसका मतलब वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाएगा, उसकी कहानी क्या है, वापस पलट जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, वापस पलट जाएगी, ओ सॉरी, ऐसा तो नहीं होगा यार, they neither undergo grazing along the surface और nor does the total internal, हाँ टोटल इंटरनल क्योंकि छोटा है, बड़ा होता तो टोटल, ये तो ये क्या करेगा बेचारा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब बाहर निकल जाएगा, तो आप इसके लिए दोनों मेथड लगा के, साइन आई और साइन आर लगा के सिंपली क्या कर सकते हो, वो भी निकाल सकते हो। क्या बोलते हैं उसे, आर की वैल्यू। आप बोलोगे सर पहले ही निकाल लेते, लेकिन पहले निकाल लेते तो हमें ये नहीं पता चलता, पहले हम निकाल लेते तो वैल्यू निकल जाती। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं यहीं पे करा देता हूँ, पहले हमारे पास हो जाता है N1 इंटू साइन आई जो किया, और N2 जो बाहर का मीडियम है वो साइन आर कर दिया। N1 कितना आपके पास जो मीडियम का है, √2 इंटू साइन आई, वो आपके पास 45 बोले तो 1/√2। N2 जो मीडियम का है, यानी मीडियम का क्यों भूल जाता हूँ, मीडियम का कितना था, 2/√3, ठीक है। जो मीडियम का था मेरे प्यारे बच्चों, था 2/√3। तो यहां से मेरा साइन आर तो डायरेक्ट निकल रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, √2 से √2 कटेगा, √3/2 इज इक्वल टू साइन आर, और आर की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे हो जाएगी 30 डिग्री, √3/2 नहीं 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें ये तो पता चल गया कि जो लाइट रे 45 पे गिर रही है, जो 45 पे गिर रही है, और वो नॉर्मल के साथ जाते समय 60 डिग्री बना रही है, लेकिन आपको कैसे पता कि वो बाहर जा रहा है, जब क्रिटिकल एंगल अगर 65 होता तो इसका मतलब
तब बाहर जाती है। तो इसका मतलब हमें पहले क्रिटिकल एंगल पता होना चाहिए था, है ना। ठीक है, तो मेरी बात को यहाँ तक आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खत्म करते हैं, बहुत क्वेश्चन कर लिए इसके। ठीक है, अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024-25 का। इसने बोला है अ जायंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, अब इस बार हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कितना बोल रहा है, 15 सेंटीमीटर। चलो जो भी बोला है इसने, टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव लेंस कितने की का फोकल लेंथ कितना है, एफओ की बात कर रहा है। ठीक है, एफओ इज इक्वल टू 15 मीटर। और आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर। चलो आईपीस की फोकल लेंथ दे दी इसने, एफ इज इक्वल टू बेचारा 1 सेंटीमीटर, कोई औकात ही नहीं है उस बेचारे। व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, अब यहाँ पे इसमें एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट, देखो सिंपली फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी है क्या, 1500 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। चलो कोई बात नहीं, करेंगे इसको भी, है ना, सॉल्यूशन सही से निकालेंगे। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला इफ द टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून, चलो इससे हम चांद देख रहे हैं, रात को खाली बैठे थे चांद देख लिया। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द मून इमेज ऑफ द मून फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, द डायमीटर ऑफ मून इज 3.48 एंड द रेडियस ऑफ ल्यूनर ऑर्बिट, इन दोनों का निकालोगे तो आपका सीधी सी बात है, आपका वो भी निकल जाएगा, डायमीटर ऑफ द इमेज। कैसे, चलो बात कर लेते हैं, है ना। तो इसने बोला किसी वेधशाला में विशाल दूरबीन के अभिदर्शक की फोकस दूरी 15 मीटर है, यदि 1 सेंटीमीटर फोकस दूरी की नेत्रिका प्रयुक्त की गई है, 1 सेंटीमीटर फोकस दूरी की नेत्रिका प्रयुक्त की गई है, तो दूरबीन का कोणीय आवर्धन क्या होगा। उसके बाद यदि दूरबीन का उपयोग चंद्रमा का अवलोकन करने में किया जाता है तो अभिदर्शक लेंस द्वारा निर्मित चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास क्या है, चंद्रमा का व्यास 3.48 गुणा 10⁶ मीटर तथा चंद्रमा की कक्षा की त्रिज्या 3.8 गुणा 10⁸ मीटर हैगी। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। एंगुलर मैग्निफिकेशन एफ ओ बाई एफ ई 15 सेंटीमीटर में था। मैंने आपको एक चीज बोली, जब भी आप लिखो ना तो यूनिट सेम लिखो, ऐसे याद नहीं रहता। आप क्या करो, जब भी क्वेश्चन को कॉपी में लिखो तो यूनिट सेम करने की आदत बना लो। जब मैं लिखूंगा गिवन डेटा तो मैं लिखूंगा एफ ई 15 मीटर है तो एफ ओ 15 मीटर है तो एफ ई भी मैं मीटर में ही लिखूंगा। सीधी सी बात है। अगर मैं किसकी बात करूं, अल्फा की बात करूं, एंगल सबटेंडेड बाई, तो डायमीटर ऑफ मून इमेज डिवाइडेड बाई एफ नॉट होता है, आपको पता है, इस टाइप से हम निकालते थे, बिल्कुल निकालते थे। तो मैं लिख सकता हूँ डी बाई एफ नॉट, तो 15 है, लेकिन लूनर ऑर्बिट भी दे रखा है, तो डी बाई 15 मेरा किसके बराबर होगा, 3.48 डिवाइडेड बाई 3/8 के। ठीक, किस चीज का, मून डायमीटर डिवाइडेड बाई लूनर डायमीटर। तो यहां से कंपेयर करके मेरा डी भी निकल जाएगा 13.7 सेंटीमीटर। बच्चे बोलेंगे कि कुछ नहीं आया समझ में सर, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो सारे डेरिवेशन करेंगे, वहां से आप जैसे डेरिवेशन कर लोगे, इसका नेक्स्ट लेक्चर तो आपको सीधे सीधे आंसर सीधे सीधे लगेंगे, तो इसलिए मैं टाइम वेस्ट भी नहीं कर रहा, है ना। पूरा वो आपको लॉन्ग में समझाऊंगा आपको, ठीक है। लॉन्ग में हम इसके पूरे के डेरिवेशन करने वाले हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिर 25 की। हमें ये भी पता चल जाएगा जो टेलीस्कोप से पूछते हैं तो क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या पूछ रहा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस, चलो फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर दी है, आईपीस जिसकी फोकल लेंथ 6 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस दे रखा है 15 सेंटीमीटर का। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्ट शुड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज। फाइनल इमेज हमें क्या, ये दोनों चीजें पढ़ाएंगे, कोई नहीं जिसने नहीं पढ़ा है दोनों चीजें पढ़ाएंगे। लीस्ट डिस्टेंस पे एक क्या निकालना था, लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट रीजन, और दूसरा निकालना था लीस्ट और डिस्टिंक्ट रीजन एज 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के बीच में हो, ठीक है। ओके, एक सेकंड दीजिएगा बच्चों, बस हो गया आ गया, ठीक है। ये 2 बार पेस्ट हो गया, ठीक है, एंड इन्फिनिटी, तभी मैं कहूँ कुछ तो इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। मतलब वही बात है, दोनों क्वेश्चन को फिर मर्ज कर दिया है नीचे ना, हो जाता है, इसको हटा दो, ठीक। यहां से है बी, ये है हमारे पास बी। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है इन्फिनिटी। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इन ईच केस, कैसे निकालेंगे, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी है, 2 सेंटीमीटर फोकस दे रही है, नेत्रिका का भी है, आपको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। का नेत्रिका एक लेंस से दूसरे 15 सेंटीमीटर पर लेके किसी बिंब अभिदर्शक से कितनी दूरी पर रखा जाएगी, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर में। दोनों कंडीशन हम जब डेरिवेशन करते हैं बड़े अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात करते हैं हम, फॉर आईपीस हमें दे रखा है क्या, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर।
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे रखा है 6 यूई हमें निकालना है। तो बताओ कोई दिक्कत आएगी ये वाला फॉर्मूला यूज करने में? कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीधे सीधे मेंशन है, सीधे सीधे मेंशन है, सीधे सीधे मेंशन है, संयुक्त सूत्रदर्शी दो फोकस दूरी 6 दूरी का नेत्रिका से, दूसरा 15 सेंटीमीटर दूरी पर लगा है। बताओ कोई दिक्कत आनी है इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं आनी। तो कहाँ पे बनना चाहिए हमारा इमेज? 25 सेंटीमीटर पे, फोकस कितना है 6.25, तो यूई कहाँ पे बनेगा इमेज? -5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर पे लेफ्ट हैंड साइड। Therefore, an image formed by a objective is formed at a distance of 10 सेंटीमीटर toward the eyepiece, hence the objective। अब ये क्या है सर? यहाँ पे जो चीज आपको समझानी है मेरे को कि 10 सेंटीमीटर कैसे, कैसे 10 सेंटीमीटर भाई, क्यों 10 सेंटीमीटर भाई? देखो क्वेश्चन को अगर आप सही से पढ़ोगे, यही चीज है, दूरी का नेत्रिका और लेंस एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे, इस बात को समझो। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे, जो इनका एक्चुअल डिस्टेंस है बीच का वो भी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, फिर उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि अब अनंत पर बने दोनों स्थिति पर सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन ज्ञात कीजिए। अब अनंत की बात कब करें? अनंत की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो वी नॉट जो इमेज बनेगा 10 सेंटीमीटर पे एफ नॉट जो, और वी नॉट हमें निकालना है, ठीक है। एक यू नॉट एक वी नॉट है, टेंशन नॉट लो, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ना लो। तो 1/u नॉट हमें निकालना है। अब जो बात कर रहे हैं, तो यू नॉट कितना हो जाएगा? 1/v, यानी 10 पे जो बना अभी जो इमेज बना उसका बनेगा इमेज, और फोकल लेंस 2, तो ये आ जाएगा यू नॉट 2.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे तक नहीं है, ठीक है, यहाँ पे तक हमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है, ओके। तो अब मैं बात करता हूँ मैग्नीफाइंग पावर की, कैसे निकालते हैं? सबसे फेमस फॉर्मूला, सबसे फेमस फॉर्मूला डायरेक्ट, इस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, या डायरेक्ट फॉर्मूला देखने को मिलता है एमसीक्यू वगैरह में, ठीक है। तो क्या होता है? वी नॉट बाई यू नॉट का मॉड, नेगेटिव नहीं लेना, 1 प्लस डिस्टिंग विजन डी की बात कर रहा है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस की बात कर रहा है, वी नॉट की वैल्यू आपके पास 10 है, यू नॉट की जो आई आपके पास 2.5 आई, 1 प्लस डिस्टिंग विजन पे 6 और 2.5, और फोकल आईपीस कितना ई, तो मैग्निफिकेशन 20 गुना बड़ा दिखाएगा। यानी कि अगर कोई 1 सेंटीमीटर का एक्चुअल में ऑब्जेक्ट हमें दूर से दिख रहा है, तो हम लेंस से देखेंगे तो हमें वो 20 सेंटीमीटर बड़ा दिखाई देगा। इतना तो पता ही होता है मेरे प्यारे बच्चों। सीधे सीधे फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है, तो इसमें कंसेप्ट तो कुछ है नहीं बेटा, ठीक है, कंसेप्ट तो कुछ है नहीं, कंसेप्ट कुछ होता तो आपको होता। अब इसमें एक था, ठीक है, कि दोनों स्थिति में आवर्धन निकालिए, एक ही में दे रखा, दूसरी स्थिति में कैसे निकालोगे बताओ? कोई है आपके पास तरीका? ए ये रहा, ए ये रहा, ए, ठीक है। अब दोनों स्थिति की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे किसकी, एक तो आपको निकल गया आपका डिस्टिंग विजन पे, अब दूसरी बात कर लो इन्फिनिटी पे जब बन रहा है, तो इन्फिनिटी की कहानी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? बता सकता है कोई? इन्फिनिटी की कहानी क्या होगी? व्हेन द फाइनल इमेज फॉर्म्ड इन इन्फिनिटी, द ऑब्जेक्टिव, किसकी बात कर रहा है? द ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट for the eyepiece must lie at the principal focus पे होनी चाहिए, therefore the distance of the image formed by the objective from the optical center कितना? v नॉट। अब आपका कितना है? 15 माइनस 6.5, जो मैं 15 आपको बता रहा था वो 15 माइनस 6.5, अब जो निकलेगा आपका 8.75 सेंटीमीटर पे निकलेगा। तो इसका मतलब यहाँ से जो बेसिक फॉर्मूला आपका यू नॉट निकालने के लिए वी नॉट की वैल्यू आपने रखी, फोकल लेंथ 2 की वैल्यू रखी, तो सीधे सीधे यू नॉट आपका 2.6 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा। इस केस में हमें पता है कि हम क्या करते हैं, 1 प्लस डी बाई एफ ई की जगह केवल डी बाई एफ ई की बात करते हैं। यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो मैग्निफिकेशन होगा इस बार इन्फिनिटी के केस में 13.5 का होगा। अब बोलोगे सर इसमें नहीं आ रहा है, सब कुछ आएगा, धड़ल्ले से उड़ाओगे जब एक बार डेरिवेशन। जिनने देखा होगा उन्हें तो उड़ा दिया होगा क्वेश्चन को, मुझे पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जिन्हें नहीं किया है वो एक बार, कोई नहीं, पहले इसके बाद का लेक्चर देख लो, डेरिवेशन सारे फ्री उड़ा, केवल इन्हीं 2 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट पासेस थ्रू एन इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म, ठीक, इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म से निकलता है इन सच अ वे दैट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस। किस चीज की बात कर रहा है?
मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा होता है बेटा कि प्रिज्म वाला बहुत इजी लगता है, पता नहीं क्यों। क्या देखो, अब मैं बता रहा हूँ कैसे, यहीं पे करेंगे इस क्वेश्चन। द रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट पासिस थ्रू इक्विलैटरल, देखो सारी पॉइंट इक्विलैटरल, इसका मतलब क्या है, ए बराबर 60 डिग्री, जो प्रिज्म एंगल होगा सारे के सारे 60 ही तो होंगे। ग्लास प्रिज्म सच अ वे दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, इसका मतलब आई इज इक्वल टू ई एंड ईच ऑफ इज 3/4 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये दोनों किसके बराबर है, 3/4 है किसके, ए के। तो यहाँ पे सिर्फ मीन डेविएशन पूछेगा, डिटरमाइन द एंगल ऑफ डेविएशन एंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म, बताओ। आई प्लस ई माइनस ए, आई प्लस ई दोनों बराबर है, 2i हो जाएगा, 2i इंटू 3/4 करोगे, माइनस ए करोगे, और ए की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री है। कुछ करना है इस क्वेश्चन में, आप बोलोगे सर कंसेप्ट, कंसेप्ट तो कुछ है ही नहीं ना बेटा, मैं क्या कराऊंगा इसमें कंसेप्ट, सीधा सीधा ये पूरी की पूरी कहानी है। ठीक है, ए कितना है, 3/4, देखो यहीं पे से करा देते हैं, थोड़ा सा करा दूंगा अलग से, आई इज इक्वल टू ई। ठीक है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ये हो सकता है 2i माइनस ए, और बेसिकली 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी है, इसका 3/4 ऑफ ए बोले तो 60 माइनस 60, बताओ कोई दिक्कत। 15 और 15 45 दूना 90 माइनस 30 यानी 60, तो 30 डिग्री आपकी, आपका आंसर। कोई दिक्कत है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन निकालने के लिए जो जनरल फॉर्मूला है, साइन ए प्लस लैम्डा एम देन डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन बाई ए/2, ए की वैल्यू आपके पास 60 गिवन है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मीन डेविएशन आपने निकाल दिया, मिनिमम डेविएशन 30, 60 प्लस 30 90 डिवाइड बाय 2 यानी साइन 45, साइन 60/2 साइन 30, 1/√2 डिवाइड बाय 1/2, यानी √2 अपने पास प्रिज्म मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी किस्मत अच्छी है तो पूछ भी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2023-24 का देख लेते हैं। शो दैट द लीस्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट मैं कहूंगा कि अच्छा क्वेश्चन है। सो दैट द लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इन कॉन्वेक्स लेंस इज 4f, वेयर f इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, यानी दर्शाइए, कुछ वैल्यू नहीं है आपको दर्शाना है, दर्शाइए कि उत्तल लेंस में किसी वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी संभव है, √4f। ऐसे ही बताऊंगा बिना देखे, नहीं मतलब मैं ऐसे बताने की कोशिश करूंगा आपको कि मान के चलो मुझे भी कुछ नहीं आता, मुझे क्वेश्चन दिख गया और मैं हिल गया, ये क्वेश्चन ही था ऐसा, अगर एग्जाम में दिखा। वैसे अभी तक तो सैंपल क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा है, लेकिन एग्जाम में आपको दिखा तो इसने बोला है, क्वेश्चन ने कि कॉन्वेक्स लेंस की बात की है, उसने बोला जो रियल इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, 4s दूरी पे बनेगा। ठीक है, अब ये सबसे पहले बताओ, मैंने मान के चलो ऑब्जेक्ट रख लिया यहाँ पे, ठीक है, अब ऑब्जेक्ट से रे मेरी निकलेगी ऐसे और जाके कहीं मिलेगी, ठीक है, ये मेरी कहीं जाके मिलेगी, इधर जाके ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद मेरी ऐसे जाएगी। ठीक है, मैं चाहूं तो इसको नीचे को भी बना लूं, लेकिन बात ये सब बच्चे जानते हैं कि मैं चाहूं तो इसको ऐसे बना लूं, रियल इमेज बनाने के लिए मेरे को पीछे के साइड जाना पड़ेगा, तो मैं एक ही रे बना देता हूं तो समझ जाते हैं, लेट अस से ये। ठीक, यहाँ पे मेरा है बेटा ऑब्जेक्ट और यहाँ पे मेरा फॉर्म हुआ इमेज। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बेसिकली साफ बात कर रहा है किसकी, आपकी जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिकल कितना है आपके अंदर, लॉजिकल जो आपकी रीजनिंग है वो कितनी अच्छी है। तो यहाँ पे से मान के चलो जो नेट डिस्टेंस है, हमको कुछ ना कुछ नेट डिस्टेंस माननी पड़ेगी, लेटर से ये है अपने पास नेट डिस्टेंस है आपके पास डी। तो अगर मैं एक को मान लेता हूं एक्स, ये मान लिया मैंने एक्स, तो मुझे ये कितना मानना पड़ेगा, एक्स माइनस डी, ये रियल इमेज बन रहा है, पीछे ही बन रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे सर, दिक्कत तो यहाँ, तो सिंपली हमको क्या है, एक लेंस फॉर्मूला पता है, लेट अस से हमको लेंस फॉर्मूला पता है, हम जानते हैं 1/f इज इक्वल टू मेरे पास 1/b माइनस 1/u। चलो कहानी ये मेरे को ये भी पता है, बहुत शानदार। अब 1/f की बात करें, चलो 1/b इज इक्वल टू 1/b की बात करें, कितनी दूरी पे, 1/x प्लस, अब प्लस होगा माइनस होगा, बस यही याद रखना है। ठीक है, x माइनस डी की जगह x माइनस डी कैसे हो जाएगा भाई, d माइनस एक्स होगा मेरे प्यार बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। ठीक है, 1/d+x, अगर इसको आप सॉल्व करने की जरूरत करते हो तो करीबन करीबन कितना हो जाएगा, d+x, यानी ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू d/x इंटू d+x। चलो ये भी आपने सॉल्व कर लिया। आप क्या लिख सकते हो, एफ डी बराबर आप लिख सकते हो x इंटू d+x, बहुत शानदार। और इसका मतलब एफ डी बराबर आप कितना लिख सकते हो, xd प्लस x स्क्वायर। ठीक, शानदार,
कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। डी माइनस एक्स ना यार, तभी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो रह ही जाती है। डी माइनस एक्स लिखा मैंने सही, लेकिन फिर भी साइन गलत कर दिया ना, डी माइनस एक्स। ठीक है, मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जा ही रहा है। डी माइनस एक्स है ना, डी माइनस एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे कहानी फंसेगी, जहां पे कहानी फंसेगी, अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक में लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्वाड्रेटिक में कैसे लिखूंगा? चलो, मैं इसको क्वाड्रेटिक में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी प्लस एफ टी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तक अगर बच्चों, इतना तो मेरे को लगता है एज यूजुअल आपको पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, इतना तो आपको पहुंच जाना चाहिए, कुछ नहीं किया है, बस माना है। अब यहां से बस इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे रियल रूट्स की बात करें तो एक्स के रूट्स की बात करें, कितने हो जाएगा? माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यही हो जाएगा, यही तो होगा। तो क्या है बी की वैल्यू? डी। तो ये हो जाएगा माइनस का डी माइनस माइनस डी कितना हो जाएगा? प्लस का डी प्लस माइनस रूट डी का स्क्वायर माइनस 4f d डिवाइडेड बाई 2। चलो, बस यहीं पे ये बात है। अगर इसके रियल रूट्स है, क्योंकि डिस्टेंस क्या आएगी? रियल आएगी। डिस्टेंस क्या आएगी? रियल आएगी। तो अगर रियल रूट्स के लिए होगा, फॉर रियल रूट्स की बात करूं मैं, फॉर रियल रूट्स की बात करूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? कि जो डी स्क्वायर माइनस 4f d की वैल्यू है हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी तो 0 से बड़ा होगा। अगर ये माइनस में गया तो ये आयोटा में आ जाएगा, यानी ये आई में आ जाएगा। रूट तभी तो आ सकता है जब ये आयोटा में जा सकता है। तो इसका मतलब डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आनी चाहिए? डी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? इज ग्रेटर देन 4f d। चलो, डी स्क्वायर, एक डी से डी घटेगा तो डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4f भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ये 0 भी लिख लो, क्या दिक्कत है? ठीक, तो इसका मतलब हमारे पास यही हमें शो करना, तो जो डिस्टेंस होगी इमेज की वो क्या होगी? ऑब्जेक्ट से 4f से, यानी फोकल की 4f से बड़ी होगी। अच्छा क्वेश्चन था। अब ये मैं ये नहीं कहूंगा कि क्वेश्चन यही आ जाएगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है तो लॉजिक कैसे लगाना है उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, बस एक सरसरी निगाहों से एक बार आपको देखना है, कोई ज्यादा ये नहीं कि बस इस कंसेप्ट को रटे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं, नहीं। करा दिए, पता है, दिमाग में सेट है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमसे हिल जाएगा। ठीक है, ये आपके पास है इसका सोल्यूशन, नोट डाउन कीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, जो मोस्ट फेमस क्वेश्चन है इसके लिए, केस बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, इसके लिए जो मोस्ट फेमस क्वेश्चन है केस बेस्ड, जो इससे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 एक बार आप सरसरी निगाहों से पढ़ेंगे इसको। कहानी देखो, पढ़ना तो एग्जाम में आपको है, इसका कोई मतलब समझाना भी नहीं है मेरे को। मैंने एक चीज बोली है कि पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाने की कोशिश कर लेंगे एक बार फटाक से। अगर क्वेश्चन लग जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा कि मुझे पता है कि ये सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो पढ़ सकते हैं। रीड द फॉलोइंग ग्राफ, आंसर द क्वेश्चन। अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस। वाह, एक लेंस क्या होता है? पारदर्शी माध्यम होता है जो दो सरफेस से बंधा होता है विद वन स्पेरिकल। जो भी कहानी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, हिंदी में बात करें तो हिंदी में भी ये दिया है। मेरा जो काम है, मेरे को पता है कि सबसे पहले मुझे और क्वेश्चन लगा के देखना है, कब? जब इमेज ना गिवन हो, और दूसरी चीज इसमें कोई डेटा ना हो। आपको कोई डेटा नहीं दिखाया 24-25, इमेज ना हो, इमेज नहीं है तो मुझे ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, डेटा नहीं है तो भी नहीं है। और दूसरा एक तरीका है कि मैं सीधे पहला क्वेश्चन पे चलता हूँ, देख लेता हूँ कि बनता है नहीं बनता है। ठीक है, चलो, अब मेरे को एक चीज बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, डबल कॉलवेज लेंस की बात की है, चलो मान के चलो। ठीक है, विथ ईच फेस हैविंग द सेम रेडियस आर, आर बराबर है, इज मेड अप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट्स पावर क्या है? तो बताओ, इसको बिना उसके कर सकते हैं क्या? तो हम जानते हैं P इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू कितना? 1/r1 माइनस 1/r2। मेरे को पढ़ने की जरूरत है, मैं यही से निकाल सकता हूँ। कितना हो जाएगा? तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n-1, दोनों बराबर हैं तो ये हो जाएगा 2/r। ये भी प्लस का हो जाएगा ना, तो मैं इसको सीधे सीधे लिख सकता हूँ 2 इंटू n-1/r। कितना हो गया? 2 इंटू n-1/r। बताओ, अब मेरे को एक चीज बताओ कि सॉल्व करने की जरूरत थी? बताइए। नहीं थी, पढ़ने की जरूरत थी नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। डबल कॉन्वेक्स लेंस, फिर वही बात की है। ठीक है, ईच फेस हैविंग द सेम रेडियस है,
ऑफ कर्वेचर इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स परपेंडिकुलर टू इस प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या हुआ है, परपेंडिकुलर काटा है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं वही मार्क करता हूं। द पावर ऑफ द वन पार्ट ऑफ द लेंस, आपको पता है वैसे काट दिया तो आप p/2 हो जानी है अगर p थी। एक क्षमता p के किसी उभयतल लेंस को जिसके दोनों फलकों की वक्रता त्रिज्या समान को उसके मुख्य अक्ष के लंबवत समान भागों में काटा गया, लेंस के एक भाग की क्षमता होगी। चलो देख लेते हैं। चलो तो इसका मतलब क्या है, जब कटिंग फटिंग हो रही है, इसकी छटाई हो रही है, तो इसका मतलब इसको एक्सिस के अलोंग आई से काटा गया है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर इस एक्सिस में काटा गया। ठीक है, दो टुकड़ों में, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है कुछ काने नाने नाने नाने, अगर जब काट के अलग कर दिया तो कुछ ऐसा बन जाएगा ये। चलो बढ़िया। तो एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हो जाएगा, एक आर हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं न्यू पावर निकालूं तो मीडियम n-1 ही रहेगा, 1 डिवाइडेड बाई आर, और इन्फाइनिटी हो जाएगा 0। लेट अस से अगर p डैश पहले कितना था, p बराबर आपको दिख रहा था कितना था, 2 इंटू n-1 डिवाइडेड बाई आर था। बताओ अब ये नया का नया कितना है, ये जो p का अगर रिलेशन निकालूं, इसको देखूं, ये पूरा का पूरा ये दिख रहा है p, इसको मैं लिख सकता हूँ 2p डैश, और p डैश बराबर मेरा डायरेक्ट डायरेक्ट कितना आ जाएगा, p/2 आ जाएगा। अभी भी मेरे को उसको पढ़ने की जरूरत तो पड़ी नहीं है, एक इनफाइनाइट हो जाएगा ना बेटा, एक इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट आपका कट गया, तो आपका कितना आ गया, p/2 आ गया। कुछ भी नहीं आना चाहिए, दोनों का फॉर्मूला निकालो बात। अब ये बराबर कैसे किया देख लो, ये n-1/r ये पूरा का पूरा ये है, तो इसकी जगह मैं पूरा का पूरा p लिख सकता हूँ। अभी भी नहीं पड़ी जरूरत। चलो क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। द अबव टू पार्ट्स, जो भी काटे थे अभी अलग अलग थे, उनको ऐसे उल्टा करके चिपका दिया जैसे आपको दिखा रखा है, क्वेश्चन समझ जाओ। ठीक है, ओके। द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन विल, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा दिमाग घूमता है बच्चों का। क्या होगा पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, अभी तो p/2, अब p/2 और p/2 को अगर दोनों को लगा दिए तो बेटा कुछ नहीं फर्क पड़ने का, जो पावर हो p ही हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट क्या करना है इसमें। ठीक है, अब इस केस में जब आप इसको अलोंग द एक्सिस काटते हो, क्या करते हो, जब आप पैरेलली काटते हो तो या मान के चलो परपेंडिकुलरली काटते हो एक्सिस के, तब तो आपकी पावर हाफ हो जा रही है। अगर आप नीचे से काटते हो तो इसकी पावर क्या है, हाफ नहीं होने वाली। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब पावर उतनी ही रहेगी, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसकी पावर अब 2f ही रहेगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन जिसको मैं कहूंगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि लेंस की कटिंग फटिंग करके आपको पूरा दिखा दिया गया है, तो इसकी जो नई की पावर है सीधी की सीधी आपके पास 2p ही रहेगी। अभी तक हमें जरूरत नहीं पड़ी है उस बेचारे को पढ़ने की। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा की बात कर लेते हैं, और में आता है। ठीक है, एक और में आता है, इसको पांचवा का हो या चौथा का हो। टू कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना, 60 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस से दो आर हेल्ड कोएक्सियली, दोनों को जोड़ के रख दो। बहुत शानदार है, ऐसा पकड़ा ऐसा रख दिया, ऐसा पकड़ा ऐसा रख दिया। ठीक है, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का पावर बताओ। अब यार क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है, F इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, इसमें ज्यादा टफ नहीं पूछने का आपसे। एक का 60 सेंटीमीटर है, दूसरे का 20 सेंटीमीटर है, तो 1/f कितना पावर होता है, इसका पावर कितना हो जाएगा, इसका पावर 1/2 20, दोनों को सॉल्व करो कितना आएगा पावर, 6.6d। हम इसको सॉल्व करके तो मैं दिखा नहीं रहा बेटा, क्या दिखाऊं, ये हो जाएगा कितना, मैं बराबर कितना लिख सकता हूँ 1/60 प्लस, इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं 3/60, तो 3/4, यानी पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, 1/15, तो 15/100/15 हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू हो जाएगा 100/15। तो 6.6 डी बोले तो डायोप्टर की बात कर रहा है, ये डी क्या है, डायोप्टर की बात कर रहा है। ठीक है, चलो कुछ आज मेरे को एक चीज बताओ, उस क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत हमें पड़ी का है, उस क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत पड़ी का हमें, उस क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। चलो किसको, केस बेस्ड को। अब अगले की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। जैसे ही आपको अगर डायग्राम दिखे और कोई पॉइंट दिखे तो मार्क कर लो बेटा, तब तो मार्क कर लो, फिर भी अगर नहीं पढ़ना चाहते तो मत पढ़ो। क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। देखो ये मैंने एग्जाम में फास्ट करने के तरीके बताए हैं, पढ़ना चाहो तो आप पढ़ो, आपकी मर्जी है। स्ट्रॉन्शियम टाइट, ये कहानी बहुत अच्छी है, अगर आप इसको पढ़ोगे ना, स्ट्रॉन्शियम टाइट Trinate is a rare oxide in a natural mineral found in Siberia. Oh, Siberia में मिलता है. It is used as a substitute of diamond.
डायमंड का सब्स्टिट्यूट, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 और क्रिटिकल एंगल 24.5 डिग्री। जैसे इससे आपका आगे निकले वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, विच आर approximately equal to the refractive index and critical angle of the diamond. It has all the properties of diamond. इसके पास जो डायमंड की सारी प्रॉपर्टी होती है, even an expert jeweler is unable to differentiate between them. मतलब ऐसा नकली है कि आपका एक्सपर्ट ज्वेलर, नॉर्मल ज्वेलर नहीं, एक्सपर्ट ज्वेलर भी नहीं बता पाएगा कि ओरिजिनल डायमंड है या खत्म डायमंड है। तो इसका मतलब स्ट्रोंशियम ट्राइनेट खतरनाक चीज है। ये कहानी अच्छी है इसलिए मैंने पढ़ दिया, नहीं तो मुझे पता है किसकी बात कर रहा है। इसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया और क्या दे दिया, क्रिटिकल एंगल दे दिया। मैं सीधे सीधे, और किसका है, एन इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म एबीसी, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म। आप बोलोगे सर ये तो इंक्लूएंट्रल दे रखा है, हम नहीं पढ़ेंगे। तो बेटा देखो ना, अगर दिख रहा है डायग्राम में तब आओ पढ़ने के लिए, नहीं बन रहा तो अभी हमने 5 क्वेश्चन बना दिए, लेकिन यहाँ पे तो डेटा दे रखा है तो पूरा पढ़ लो। इक्विलैटरल बोले तो पर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। चलो ठीक है, फिर ये कहानी हिंदी में भी पढ़ सकते हो आप, जो हिंदी में पढ़, स्ट्रोंशियम ट्राइटेनेट एक दुर्लभ ऑक्साइड है जो साइबेरिया में पाया जाने वाला प्राकृतिक खनिज है। प्राकृतिक खनिज। चलो जो भी कहानी है सेम ही है, मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 1A, ट्रेस द पाथ ऑफ द रे पासिंग थ्रू द प्रिज्म। इस प्रकाश की किरण का इस प्रिज्म से गुजरते हुए पथ आरेखित कीजिए। 1 सेकंड का टाइम लो बेटा और इसको सॉल्व करो। 1 सेकंड का टाइम लो और इसको सॉल्व करो। क्या है, पाथ बताना है। चलो तो 60 डिग्री हमें प्रिज्म का एंगल दे दिया। चलो अब ये जो आ रहा है इसमें ट्रेस द पाथ ऑफ द रे पासिंग थ्रू इट्स प्रिज्म। अब ये मेरे को एक चीज बताओ, क्या तुम्हें कौन सा इस पे लग रहा है, ये नॉर्मली गिर रहा है क्या, ये एंगल नॉर्मली गिर रहा है या किसी एंगल पे गिर रहा होगा नॉर्मल के साथ, मेरे को एक चीज बताओ। ठीक है चलो, यहां से नहीं आया समझ में, कहीं दे रखा है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, तभी मैंने कहा जब ये हो ना ऐसा तो पढ़ लेने का नॉर्मली। यानी नॉर्मली मतलब यहाँ पे लिखा होगा बेटा, जिसको हिंदी में संभाव कोई प्रकार अभिलंबवतः आपतन कर रहा है, तभी मैंने कहा जब डेटा दिया हो ना तो पढ़ लो। और ये 2024 का है, ठीक है। नॉर्मली गिर रहा है इसका मतलब क्या है, ये सीधा 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 यहाँ निकल जाएगा। चलो यहाँ बना देते हैं, है ना, आपकी खातिर हम इसको बना देता हूँ। ये रहा हमारे पास ट्राइंगल, ठीक। ये यहाँ से गिरा रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पे, और ये ठूठू 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 करके अंदर जाएगा, और जब 90 पे गिर रहा है तो 90 पे सीधा जाएगा, फिर तो कोई रिफ्रैक्शन का कोई मतलब ही ना है, ठीक है। चलिए ये 60 डिग्री, तो ये कितना 90 डिग्री, तो मेरे प्यारे बच्चों ये कितना 200 डिग्री। बताओ अब बताइए इसमें क्या समझ में आया। 1 सेकंड का जब मैंने टाइम दिया था बेटा, तो क्या पढ़ने के लिए कहा था, मैंने कहा 1 सेकंड में सॉल्व करो। जब मैंने वहां पे मार्क किया था तो एक क्रिटिकल एंगल आईसी की बात की थी, जो दे रखा था कुछ 24.1 डिग्री, है ना। कहा गया 24.5 डिग्री, अरे ठीक है गलती हो गई मेरे से, ठीक है 24.1 ले लो, 24.5 ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है। चलो अब इसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना है 24.5 डिग्री का। भी इंसिडेंट कितना कर रहा है, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट कितने पे कर रहा है भैया, ये तो कर रहा है 30 पे। कैसे निकाला सर, वो जो ट्रायंगल एंगल, ये ट्रायंगल है ना पूरा का पूरा, ये अच्छा जी सर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाहर जाएगा ही नहीं। तो आपको जब पाथ दिखाओगे तो आप दिखा दोगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हेंस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल अकर, रिफ्लेक्शन विल अकर। ठीक ठीक कहानी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, शानदार कहानी, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका हो जाएगा, वाह। चलो हमने मान लिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। अब उसके बाद चलो कुछ दिख रहा है यहाँ, उसके बाद ब्रीफली एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल, अरे 10 बार यही क्वेश्चन करें। पूर्णांतिम परावर्तन का वो बताइए, डिफाइन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट गिवन टू कंडीशन, गिव टू कंडीशन, ये तो हम दिखा देंगे, ठीक है। तो पहले आंसर देखते हैं हमने सही बनाया क्या, बिल्कुल सिन 60 डिग्री। अच्छा 30 डिग्री नहीं यार बेटा, एक चीज मैं बताना चाह रहा था, मेरे दिमाग में आ रहा था लेकिन मैं रुक गया। एक चीज और,
ये एंगल किसके साथ होता है, नॉर्मल के साथ लेते हैं, तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट एंगल है इसका वो 60 डिग्री होगा। मैं बताना चाह रहा था, पता नहीं क्यों नहीं बताया, मेरे मुंह पे तक आया, फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। लो 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री होगा, मतलब 30 डिग्री पे गिरा, रिफ्लेक्शन जो होगा वो 60 डिग्री पे होगा। इसको जो इंसिडेंट एंगल है उसको मापते हैं किसके साथ, 60 डिग्री। तो जो रिफ्लेक्शन होगा ये ऐसे आके ऐसे निकल जाएगा, टी आई आर, सॉरी बच्चों, सॉरी, आई एम सो सॉरी, टी आई आर। मेरे पता नहीं क्यों दिमाग में आया बेटा, फिर पता नहीं क्या हुआ, बताना भूल गया। ठीक है, टी आई आर टेक प्लेस, ये बनेगा इसका वो ट्रेस। सेकंड पार्ट था, हाँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट, कल मैंने करा रखा है, क्या बता रखा है, अगर किसी भी मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालना है तो इसका एयर में जो स्पीड होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट की डिवाइडेड बाय उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो। अगर मैंने लैम्डा ऑफ मीडियम बोला था तो लैम्डा इन एयर करो डिवाइडेड बाय म्यू से कर दो। ये सारी चीजें मैंने बताई है, एक आपको रिलेशन दिया है, क्वेश्चन भी क्वेश्चन आए उड़ा देना। तो लाइट में स्पीड c, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n 2.41, तो आपकी स्पीड आ जाएगी 1.24, मतलब काफी कम कर दे रहा, आधी कर दे रहा है स्पीड ऑफ लाइट को बेचारा, अच्छा खासा वो है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर था हमारे पास, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या होते हैं इसके एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन आपका होता है जो हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी, क्या एप्लीकेशन होता है, जिसको हम नाम देते हैं किसका, क्या बोलते हैं यार बेटा इसको, यार वो जो सरफेस के अंदर से लाइट जाती है क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग में आ रहा है यार, क्या बोलो, जब सिग्नल को, लाइट सिग्नल को भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह, क्या बोलते हैं यार, ऑप्टिकल फाइबर, सॉरी सॉरी। तो दो एप्लीकेशन, एक तो प्रिज्म बनाए जाते हैं ऐसे टाइप के, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, टू बेंड द लाइट 90 डिग्री और 180 डिग्री मेक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फियर ए एंड बी, सच अ प्रिज्म आल्सो यूज्ड टू इन्वर्ट इमेज, मैंने पहले भी बताया इमेज को इन्वर्ट करने के लिए भी यूज किए जाते हैं, पहले क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, शॉर्ट आंसर, ठीक है। In the first two cases, the critical angle IC for the material prism must be less than 45 degree. This is true for both crown glass and dense flint glass. इसको लाइट को इतना बेंड करने के लिए भी, और इनसे क्या करते हैं हम यूज करके, क्या करते हैं, ठीक है, इनका यूज करके हम क्या बनाते हैं, इनका यूज करके बेटा हम बनाते हैं, आपकी जो लाइटनिंग होती है, जो घर पे जो लाइट होती है उसके अंदर जो लाइट होती है पूरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है, जिससे बड़ी ब्राइट चमकती है। दूसरा आपका ऑप्टिकल फाइबर भी है, ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, विद इट्स हेल्प लाइट सिग्नल कैन बी सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद अ सिग्निफिकेंट विदाउट सिग्निफिकेंट एनर्जी लॉस, जो आपको मैंने कल एक एमसीक्यू में बात कर रहे थे हम, कि एनर्जी लॉस तो होता है लेकिन पता नहीं चलता है, जिसको हमने कुछ बोला था, जो भी था उस क्वेश्चन में, ठीक है। फिर उसके बाद हमसे बोला था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिस्क्राइब करो, इमेज भी बनाओ, तो क्या मैंने आपको 10 क्वेश्चन, कम से कम 15 क्वेश्चन करा चुका हूं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बात करते हैं, इफ अ लाइट रे पासेस फ्रॉम अ डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम, एक डेंस मीडियम से, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जिनने क्वेश्चन इतने सारे लगा लिए उनको तो पता ही है, जो लाइट रे है वो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो अंदर ही वापस आ जाएगी, ये क्रिटिकल एंगल डिफाइन है जहां पे वो सरफेस के अलोंग ग्रेस कर जाती है, फिर जैसे ही आप हल्का से नॉर्मल से बढ़ा दोगे वैसे ही वो वापस आ जाती है। कहता है कौन बढ़ा रहा है भाई, अंदर ही आ जाती है रे लाइट, कहती मत बढ़ा मेरे को बाहर जाना है। टू द सेम मीडियम दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। कैसे लिखते हैं इसको, लिखते हैं, एक तरीका ये है, एक तरीका आप चाहो तो बेसिकली ये याद ना रहे तो ऐसे याद रखो, n1 इंटू साइन वन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n2 बाई n1, और n2 बाई n1 मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, 1n2, ठीक है ना। अगर ये 1 दे रखा है तो एल 1 उसकी ही बात होगी, 1 मतलब अगर एयर दे रखा है तो n1 कुछ होगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना, ये हो जाएगा n2, ठीक, n2 1 तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, r की वैल्यू 90 हो जाएगी, तो इसको हम साइन IC बोल देते हैं। तो ऐसे ही हम लिख लेते हैं, ए एंड डब्ल्यू अगर लिखा है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। डायग्राम बनाते हैं, इसको आप चाहे तो अगर एग्जाम में लिखो तो यहाँ पे आप इसको लिखोगे θ1, और यहाँ पे एक छोटा सा बना के θ1 इज ग्रेटर देन द IC, ऐसा लिख दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा। और यहाँ पे आप लिखना इसको जरूर, ये डेंसर मीडियम है और ऊपर वाला रेयरर मीडियम होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी आपका पूरा का पूरा एक्सप्लेन हो चुका है, क्वेश्चन लग चुके हैं, क्या ही करोगे, ठीक है। कंडीशन क्या होता है यही मैंने बताया,
डायग्राम में भी लिख दोगे तो समझ में आ जाता है उसको। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, और एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल सी फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ठीक, तो ये कहानी यहीं पे खत्म करते हैं, और इसके बाद हम इसके केवल लॉन्ग क्वेश्चन जिससे डेरिवेशन पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।